नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के चतरा जिले के प्रसिद्ध समाजसेवी बबलू सागर मुंडा ने बीजेपी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। मंगलवार को बबलू सागर मुंडा अपने समर्थकों के साथ रांची स्थित झामुमो के केंद्रीय कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के केंद्रीय महासचिव एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के समक्ष सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर बबलू सागर मुंडा का पार्टी के पदाधिकारियों ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका अभिवादन किया। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने इस सदस्यता ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा से प्रभावित होकर लगातार दूसरे दलों के नेता और कार्यकर्ता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बबलू सागर मुंडा का पार्टी में शामिल होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनका और उनके समर्थकों का पार्टी में स्वागत है। मुझे विश्वास है कि उनके पार्टी में शामिल होने से क्षेत्र की जनता और पार्टी को आने वाले दिनों में और अधिक सकारात्मकता देखने को मिलेगी। इस मौके पर बबलू सागर मुंडा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी का दामन थामा है। लगातार आप लोगों ने देखा है कि पार्टी के कार्यालय में विभिन्न पार्टियों से लोग पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। पार्टी का विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने का काम कर रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत सक्रिय सदस्य बबलू मुंडा जी आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। पार्टी में हम लोगों ने इनका स्वागत किया है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस तरह से इनकी सक्रियता क्षेत्र में रही है, राज्य में रही है, निश्चित रूप से पार्टी को उसका लाभ मिलेगा और क्षेत्रवासियों को भी बबलू मुंडा जी के आने से निश्चित रूप से लाभ होगा और सरकार के पार्टी के कामकाज में इनका सहयोग हम लोगों को प्राप्त होगा। पहले तो चैनल के माध्यम से मैं आपको और आप सभी को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आप लोग समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पार्टी का जो विचारधारा है और उस विचारधारा से मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हूं और हमारी ये क्षेत्रीय पार्टी भी है। मैं तो राष्ट्रीय पार्टी को भी देख रहा, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ अपने क्षणिक ये होते हैं लाभ के लिए हम लोग को यूज करती है और ये हमारी क्षेत्रीय पार्टी है जिसमें हमारा माटी बेटी रोटी और जो पार्टी है और ये झारखंड की माटी की पार्टी है। तो मैं इसकी विचारधारा और इनके कार्यशैली जो राज्य का विकास जो हो रही है, ये सबको देखते हुए मैं इस पार्टी में आया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरायकेला थाना क्षेत्र के वनग्राम राधापुरा के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में भाकपा माओवादियों एवं सुरक्षा बलों के बीच मंगलवार सुबह मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसके चपेट में आने से सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। घायल सीआरपीएफ 134 बटालियन के एसआई सुबोध कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया है। उक्त जख्मी पदाधिकारी की स्थिति स्थिर है। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान कई सामान बरामद किए गए। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के वनग्राम हाथीबुरू और लोहा बेड़ा के आसपास सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सली डंप को ध्वस्त कर दिया। यहाँ से सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली। नक्सली डंप से भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बम निरोधक दस्ते की सहायता से इसे नष्ट कर दिया गया। नक्सली डंप से दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की गई। कॉर्डेक्स वायर 20 मीटर, इलेक्ट्रिक 50 डग सीरीज 40 पीस समेत अन्य सामग्री जब्त की गई है। जमशेदपुर के पसौड़ी थाना अंतर्गत गजड़ा में जमीन विवाद को लेकर पड़ोसियों ने 54 वर्षीय संजीव श्रीवास्तव की पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने बेटी के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
मृत संजीव की बेटी पिंकी ने बताया कि उनके पिता पेशे से कन्वाई चालक थे और ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। घर में उनकी 4 बेटियां ही रहती हैं। पिंकी ने बताया कि उनके पड़ोसियों के साथ जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इससे पहले भी कई बार मारपीट हो चुकी थी। ये मामला परसुरी थाना तक पहुंच चुका था, लेकिन दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाता था। सोमवार रात जब संजीव घर के बाहर खड़े थे, तभी पड़ोस में रहने वाले संतोष, आनंद, रोहित, आयुष और 2 अन्य लोगों ने संजीव को घेर लिया और उनकी लात घूंसों से पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि बेटियों ने उन्हें तत्काल टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। पिंकी ने आरोप लगाया है कि घटना के तुरंत बाद जब उन्होंने थाने में शिकायत करने की कोशिश की तो पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। क्या अपना घर द्वार है? तो जो मारा लोग क्या रहे? अपना नाम बताएंगे? पिंकी श्रीवास्तव। जी, क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी कि पापा घर पे थे, फिर वो मतलब जस्ट ऐसे ही बाहर में जस्ट निकले तो वो ऐसा ना उन लोग ना पहले से सोच के रखे थे कि उनको मतलब कि थोड़ा ऐसी बातचीत में मतलब ऐसी बहस वैसे कि मारेंगे, उसे बहुत दूर से ऐसे बोल रहे थे। तो बस वही जैसे निकले बाहर वो लोग सब आके मतलब ऐसी बहस ऐसी बहाना से कि टच किया, ये किया, वो किया, ऐसे में मतलब झगड़ा उगड़ा हुआ, फिर मारने लगे सब मिलके। आज जो मारे वो एक जन का नाम संतोष, आनंद और रोहित, आयुष, उनका एक मौसा, ये 5 जन और एक और रोशन 6 जन। हम लोग का वैसे बहुत ही मतलब वैसे हम लोग का बहुत पहले झगड़ा चल रहा था, ठीक है, वो साल से। तो हर वक्त ऐसे ही करते थे, हमेशा मारते पीटते थे, केस थाना पुलिस हो जाता, फिर बात खत्म हो जाता था। लेकिन इस बार ना मतलब इतना मारे कि तो बात ही खत्म हो गया। क्या? और जमशेदपुर की उलेडी ओपी क्षेत्र के संकोसाई रोड नंबर 4 स्थित खड़िया बस्ती निवासी रजनीश सिंह के घर में घुसकर चोरों ने लाखों रुपए के सामानों पर हाथ साफ कर दिया। रजनीश पूरे परिवार के साथ बिहार अपने गांव गए थे। इसी बीच घर खाली होने का फायदा उठाते हुए चोरों ने घटना को अंजाम दिया। घटना तब सामने आई जब रजनीश सिंह मंगलवार सुबह अपने घर लौटे। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, उनके होश उड़ गए। घर का सामान बिखरा हुआ था और अलमारी टूटी हुई थी। रजनीश सिंह ने बताया कि चोरों ने लगभग 2.5 लाख रुपए के जेवरात और 60-70 हजार रुपए नगद चोरी कर ली है। उन्होंने बताया कि चोर घर के पिछले हिस्से की खिड़की की ग्रिल को तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी में रखे जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। रजनीश सिंह ने तुरंत इस मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। गृहस्वामी के अनुसार वह 25 फरवरी को अपने परिवार के साथ मुजफ्फरपुर भतीजी की शादी समारोह में शामिल होने गए थे और आज लौटने पर उन्हें चोरी का पता चला। ये घटना एक बार फिर ये दिखाती है कि जमशेदपुर में चोरी की घटनाएं थमने का नहीं ले रही हैं। चोर लगातार बंद पड़े घरों को निशाना बना रहे हैं, जिससे पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। गेट खोला तो देख रहे थे तो देखे गेट का लॉक खोले हैं तो सामने से तो सारा लॉक, कोई रूम का लॉक नहीं खुला हुआ था। पीछे जो है रूम में जिसमें हम लोग रहते हैं सामान वामान था, खिड़की का रड टूटा हुआ है, उधर से खोल के घुस के जो गोदरेज है उसका लॉकर ऊपर तोड़ दिया है और ट्रंक था उसका तोड़ के सारा सामान, बॉक्स पलंग में जो कपड़ा उपड़ा था वो सब निकाल के लेके गया। जो गहना उना था 2-2.5 लाख का लमसम गहना था और जो कैश 60-70 हजार रुपया जो भी। जमशेदपुर के गोविंद थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर में सोमवार रात गोली लगने से घायल हुए 25 वर्षीय शंभू लोहार की इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। शंभू को गोली उसके सीने में लगी थी और उसे परिजनों ने आनंद फानन में टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचाया था। मृतक के पिता ने शंभू के फुफेरे भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। उधर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया है और हत्यारे की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि शंभू लोहार मूल रूप से सरायकेला जिले का रहने वाला था और पिछले कुछ वर्षों से गोविंदपुर में अपने रिश्तेदार बलराम कर्मकार के घर रहकर ठेकेदारी का काम कर रहा था। वह बलराम के घर के प्रथम तल पर स्थित अर्धनिर्मित कमरे में सो रहा था। परिजनों के अनुसार रात करीब 10 बजे अचानक गोली चलने की आवाज आई। जब वे लोग कमरे में पहुंचे तो शंभू खून से लथपथ पड़ा था। परिजनों का कहना है कि जिस कमरे में शंभू सो रहा था वो पूरी तरह से तैयार नहीं था। वहां अभी तक दरवाजे और खिड़कियां नहीं लगी थी और बिजली का कनेक्शन भी नहीं था। अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसे गोली मारी गई है। बता दें कि घटना के बाद सिटी एसपी कुमार शुभाशीष अस्पताल पहुंचे थे और जांच पड़ताल की थी। अभी हमें सूचना मिली कि गरुड़ भाषा
जो गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक इलाका है, वहाँ पे एक फायरिंग का घटना अभी हुआ है, जिसमें शंभू नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी है सूचना। हालांकि इसमें भी हम लोग सत्यापन थोड़ा कर रहे हैं। जो वेपन यूज़ हुआ उधर ही से रिकवर हो गया, कभी क्लियर नहीं हो रहा कि एक्सीडेंटल फायरिंग है या कैसा होमिसाइडल फायरिंग है। इनके भी अभी इलाजरत है। जैसे इसमें डिटेल्स आएगा तो हम लोग आपको पहचान के लिए कुछ डाउट्स है तो अभी स्टेटमेंट उसको देना पड़ेगा। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित धिरोल पंचायत के बांगो, नूतंडी, महुलटाण और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार शाम आई तेज आंधी और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। तेज हवा के कारण दर्जन भर से अधिक घरों के छप्पर उड़ गए हैं, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा परिवारों को आंशिक क्षति भी पहुंची है। तेज आंधी, तूफान और ओलावृष्टि के कारण कई बिजली के खंभे टूटकर गिर गए हैं। इस प्राकृतिक आपदा के कारण पिछले 24 घंटों से लगभग 800 घरों में बिजली आपूर्ति ठप है। पंचायत के उप मुखिया रामेश्वर सरदार ने बताया कि वह पिछले शाम से पीड़ित परिवारों का मुआयना कर रहे हैं। यहाँ कई ऐसे एकल परिवार हैं जिनका घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके अलावा कई किसानों के 40 से 50 क्विंटल धान भी पानी में भीग गए हैं। पीड़ित परिवारों के पास खाने को अनाज तक नहीं है। चावल और कपड़े भी भीग चुके हैं। रामेश्वर सरदार ने कहा कि इन परिवारों की स्थिति बहुत ही दुखद है और उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि पीड़ित परिवारों के लिए तिरपाल, अनाज आदि की व्यवस्थाएं की जाए। साथ ही इन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास या आबू आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराए जाए। 17 से 18 घर क्षतिपूर्ति हो चुकी है, जिसके नूतंडी हुआ, महुलटांड हुआ और बांगो जो बड़ा बस्ती है हम लोग का, इसमें बहुत क्षति पहुंच चुकी है। और जिसके चलते अब तक अब तक 24 घंटा कुछ ही देर बाद होने वाली है, अब तक कोई देखने के लिए नहीं आए हैं। तो इसलिए हम आशा करते हैं हम तत्काल हम पंचायत की ओर से हम इसकी व्यवस्था जो आवेदन देने की प्रयास करेंगे। नहीं, अब तक ये गरीब लोग जूझ रहे हैं और तिरपाल का भी लिए जूझ रहे हैं और कई सारे बिजली की खंभा भी टूट चुके हैं। इस तरह का क्षति बहुत हो चुकी है। रात कहाँ पहुँच पाया क्या? रात को सहयोग कुछ नहीं मिली है। से सब एल्वेस्टर घर टूट गया हमारा और पूरा फसल बर्बाद हो गया है। पूरा पानी से भीग गया धान, 10 क्विंटल से ज़्यादा ही होगा, तो सब उड़ गया है। এখন দমে দিকত যখন ঘরটা ভাঙিল এখন আমরা কাই থাকবো হ্যাঁ এখন এখন হাওয়া বসাত এখন ভাঙিল এখন কি করব তবে লোক আমরা একলা লোক আমরা এখন কাই কি করব আমরাকে তো কোনো তো আমরা দিতে হবে না। सरायकेला इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहली कार्यकारिणी की बैठक अनुमंडल कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता पेट्रोन से उद्योगपति आर.के. सिन्हा ने की। बैठक में सोसाइटी की बेहतर रूप से संचालित करते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिए जाने के संबंध में कई प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान निर्णय लिया गया कि जिले में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्कूलों में अध्ययनरत वर्ग 8 से 10 वर्ग के बच्चों को जूनियर एवं कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को सीनियर कैटेगरी में रखते हुए उन्हें शामिल कराया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिले में रक्त की कमी दूर करने के लिए सभी प्रखंडों में अलग अलग माह में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम के अलावे हीट वेव एवं वज्रपात से बचाव हेतु लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई के दिन भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने पर भी सहमति बनी। प्रत्येक 3 माह में कार्यकारिणी समिति की बैठक करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव दयाशंकर मिश्रा, अधिवक्ता ओम प्रकाश समेत काफी संख्या में सदस्यगण मौजूद थे। न्यू सोसाइटी का रेड क्रॉस सोसाइटी का तो यहाँ बहुत पहले से थी। न्यू सोसाइटी अभी गठित हुई है, उसकी पहली बैठक आज 8-9 प्रकार का लिया गया। जैसे रक्तदान शिविर लगाने का 8 मई को रक्तदान शिविर यहाँ सरायकेला में लगाया जाएगा और अलग अलग गठन किया गया है।
कुछ प्रखंड में स्कूल में साइकिल पंप जो हवा पंप है वो देने का नई दस्तूर दिया गया है। जमशेदपुर केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति के सदस्यों ने मंगलवार को उपायुक्त और एसएसपी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आगामी हिंदू नववर्ष यात्रा, बसंती दुर्गा पूजा, चैती छठ और रामनवमी की तैयारियों पर चर्चा की और इन त्योहारों के आयोजन में आने वाली समस्याओं को जिला प्रशासन के समक्ष रखा। अरुण सिंह ने जिला प्रशासन को बताया कि इस वर्ष हिंदू नववर्ष यात्रा 28 मार्च को, चैती छठ 3-4 अप्रैल को, बसंती दुर्गा पूजा, रामनवमी शोभा यात्रा एवं विसर्जन 7 अप्रैल को आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी आयोजक समितियां जिला प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि जिला प्रशासन भी सभी आयोजकों को पूरा समर्थन देगा। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि शहर के मानगो, मुंशी मोहल्ला, गांधी मैदान मानगो, गोलमुरी, जुगसलाई, धतकीरी और बिष्टुपुर जैसे संवेदनशील इलाकों में कड़ी नजर रखी जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। उन्होंने ये भी बताया कि इस वर्ष जमशेदपुर में 175वीं रामनवमी अखाड़ा, 12 बसंती दुर्गा पूजा और 5 स्थानों से हिंदू नववर्ष यात्रा निकालने की संभावना है। समिति ने जिला प्रशासन से विसर्जन घाटों की मरम्मत, नदी की सफाई, यातायात की सुगम व्यवस्था के साथ साथ हिंदू नववर्ष यात्रा और रामनवमी शोभा यात्रा से विसर्जन की कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष अजय गुप्ता ने भी जिला प्रशासन से अपील की कि शहर की सड़कों पर फल बेचने वाले ठेले को रामनवमी तक थोड़ी दूरी पर स्थानांतरित किया जाए ताकि यातायात व्यवस्था सुगम हो सके। जमशेदपुर केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति आज जमशेदपुर के उपायुक्त और सीनियर एसपी से मिला और जमशेदपुर में होने वाले हिंदू नववर्ष यात्रा, चैती छठ, बसंती दुर्गा पूजा और राम महोत्सव जो हिंदुओं का बड़ा त्यौहार है और ये चारों त्यौहार एक साथ मनाया जाता है और इसमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। जमशेदपुर में 175 अखाड़ा समितियां अखाड़ा का आयोजन करती है। इस बार जो है विसर्जन पूरे शहर में 7 अप्रैल को होना है और हिंदू नववर्ष जो है इस बार 30 तारीख को है और 30 तारीख के पूर्व यानी 29 तारीख को हिंदू नववर्ष की जो यात्रा है 5 स्थानों से निकलेगा और सभी जो है आम बागान जाएंगे। इन सब की तैयारियों को लेके हम लोग जो छोटी छोटी समस्याएं था ये अखाड़ों के लेके, विसर्जन को लेके, अन्य चीज़ों को लेके, उन सब चीज़ों को हमने सीनियर एसपी और उपायुक्त महोदय को अपनी बातों को रखा है और सीनियर एसपी साहब ने और उपायुक्त महोदय साहब ने कहा है कि तय समय पे सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के द्वारा जो होती रही है पूर्व से वो सारी होगी और एक अच्छे माहौल में हम लोग इस बार रामनवमी मनाएंगे। पूरा नाम बता दीजिए। अरुण सिंह, अध्यक्ष, जमशेदपुर केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति। होली के दिन गिरिडीह में 2 समुदायों के बीच हुई झड़प की घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। इस घटना पर झारखंड विधानसभा के चालू सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गिरिडीह के सत्ता पक्ष से विधायक ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि होली और जुम्मे की नमाज के दिन प्रशासन की तत्परता और सक्रियता की वजह से माहौल शांतिपूर्ण रहा, लेकिन शाम 6 बजे के बाद ये घटना प्रायोजित रूप से अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि इस घटना में दोनों पक्षों के किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है, हालांकि घटना स्थल पर क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि झारखंड की गंगा जमुनी तहजीब पर हमला करने की कोशिश की जा रही है, जिसे झारखंड की जनता देख रही है। प्रयासों पर सहमति व्यक्त करते हुए पूरे राज्य के माहौल को गिरिडीह में होली के दिन हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन उन कारणों की पड़ताल में, हमारी पुलिस इन कारणों के पड़ताल में लगी है कि ये घटनाएं क्यों कर घटी। लेकिन अगर घटनाओं की पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको यह प्रतीत होगा कि देश में चल रही भड़काऊ बयानबाजी और समाज के 2 वर्गों को बांटने की कोशिश जो भारतवर्ष के एक सबसे बड़े प्रदेश से शुरू हुई थी, उसका प्रतिफल शायद घोड़थंबा में निकला। मैं स्पष्ट यह मानता हूं कि घटना का समय का अगर आप अवलोकन करते हैं तो आपको यह प्रतीत होता है कि यह घटना शाम के 6 बजे की थी। पूर्व में प्रशासन की अति सक्रियता उस दिन हो रही जुमे की नमाज और उसमें होली खेलने वाले लोगों के बीच किसी तरह के टकराव को रोकने की थी, जिसमें
पूरे राज्य में हम लोग सफल रहे। राज्य की शांतिप्रिय जनता ने सरकार के इन प्रयासों पर सहमति व्यक्त करते हुए पूरे राज्य के माहौल को शांतिपूर्ण रखा। लेकिन शाम के 6 बजे घोड़थम्बा में घटी यह घटना कहीं न कहीं इस बात की ओर इंगित करती है कि यह घटना प्रायोजित थी, कि इन घटनाओं को उत्प्रेरित करने में किन लोगों की भूमिका थी और जिन लोगों के उत्प्रेरण के वजह से यह घटना घटी है उन लोगों को चिन्हित करके उनको भी कानून के समक्ष लाया जाएगा। जामताड़ा के सत्ता पक्ष के विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री ने इस घटना को पूरी तरह से साजिश करार दिया और कहा कि ये घटनाक्रम जानबूझकर हुआ है। वहीं जेएमएम के घाटशिला विधायक सह शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये घटना सरकार को बदनाम करने की साजिश है और राज्य सरकार अपनी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। जबकि लिट्टीपाड़ा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ने इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड को अशांत करने की कोशिश कर रही है। सांप्रदायिक तनाव बनाना चाहता है, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न कराना चाहता है और उसी का देखिए भारतीय जनता पार्टी राज्य को शमशार कर दिया और गिरिडीह की जो घटना है एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया और उस घटना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है। इसमें मैंने देखा है, इसको मैंने रीड किया और जब मैं जो जानकारी मुझे मिला वहाँ से कि होली है, त्यौहार है, सभी लोग मनाते हैं, हम लोग भी मनाते हैं होली को, और जब प्रशासन ने रोका, 2 रास्ते हैं वहाँ पर, एक मात्र छोटा गली है और बगल में बड़ा चौड़ा सड़क है, कितना 6 फीट का सड़क होगा एक, और एक जगह 40 फीट का सड़क है। तो प्रशासन ने रोक दिया कि भाई आप है जो बगल में ही बड़ा रोड है वहाँ से ले जाइए, आपके पास बहुत बड़ा हुजूम है, भीड़ है। तो वहाँ एक साजिश के तहत बीजेपी का नेता कोई साहू है, मैं बताना चाहता हूँ, उसने कहा कि नहीं हम इधर से ही जाएंगे। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ, राज्य की तमाम जनता जान रही है कि हमारी सरकार, हमारी हेमंत सोरेन जी की सरकार, महागठबंधन की सरकार, सबकी रक्षा करने के लिए हम लोग बने हैं। लेकिन जानबूझ के ये लोग गया और पवित्र माह रमजान चल रहा है, बताइए आप, और जो आरोप लगा दे रहा है इस लोग कि बोतल फेंक दिया, बम फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बिल्कुल निराधार है ये सारी बातें। रमजान के महीने में अफ्तारी करके लोग नमाज पढ़ने जाता है, कोई गलत काम नहीं कर रहा था वहाँ पर। यहाँ का माहौल हम लोग खराब नहीं होने देंगे। मुझे काफ़ी मुझे काफ़ी अफसोस है कि रमजान जैसे पवित्र महीना में आप आरोप लगा दिए। और पुलिस भी, मैं कहना चाहता हूँ, जो एफआईआर में देखा है, मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा, जो भाजपा के नेता ने कहा वही एफआईआर में आपने लिख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों धर्म हमारा है, 2 भाई हमारे हैं, 2 भाई लड़ते हैं, तो मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ मामला शांत कराऊँ। नहीं, कुछ नहीं, ये सब विपक्षी दलों का ये राजनीति है। किसी भी तरह से हम लोग को, हमारी सरकार को बदनाम करने। देखिए मैं क्या बताऊं, पूरी भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद मिल करके पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव बनाना चाहता है, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न कराना चाहता है और उसी का एक है झारखंड भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ भी अशांत करो। भिड़ंत हुआ हो, इस तरह की कोई बात हो, जब तक वहाँ स्पेशल ब्रांच तक को खबर नहीं है कि इस ढंग का होने वाला है, तो स्वतः स्फूर्त घटना भी तो होती है। सत्ता पक्ष की कांग्रेस से रामगढ़ विधायक नीरा यादव ने घटना को जांच का विषय बताते हुए कहा कि सरकार सुख शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। वहीं झारखंड की विपक्षी पार्टी भाजपा से कोडरमा की विधायक ममता देवी ने कहा कि मानसिक रूप से विकृति पैदा करने वाले लोगों पर प्रशासन को हर हाल में निगाह रखनी चाहिए। तो मात्र हम एक बात पूछना चाहते हैं, हम झारखंड के लोग बहुत अच्छे ढंग से हम लोग सभी त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन आखिर आज ऐसी क्या बात आ जाती है जबकि सरस्वती पूजा हो, रामनवमी हो, होली हो या किसी प्रकार का कोई भी त्यौहार हो,
तो आज इतने संख्या में अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे जो मानसिक रूप से विकृति पैदा करने वाले लोग हैं, उन पे प्रशासन को हर हाल में निगाह रखना चाहिए और उन पर हर हाल में कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा सौहार्दपूर्ण वातावरण को कोई भी बिगाड़ने की अगर कोशिश करे तो उसे हमें निश्चित रूप से दंड देना चाहिए। और हम मिलजुल करके रहते हैं और ऐसी व्यवस्था बना करके हम चले कि कोई भी पर्व त्यौहार में, आज कभी भी हम लोग किसी दूसरे के पर्व त्यौहार में हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन कभी कोई प्रकार का विरोध या कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस प्रकार की अगर गलत गतिविधियां होती है तो लास्ट में सभी एकजुट होकर के फिर इसमें कड़ा एक्शन लेंगे। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो ये फिर मजबूरी हो जाएगी। सत्ता पक्ष का आरोप है कि देखिए, सत्ता पक्ष आज सही रहा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है और जो भी इस तरह के बातें आ रही हैं वो तो सबसे पहले एक जांच का विषय है। जांच में अगर लगेगा कि नहीं कोई गलत किया है किसी ने तो उस पर कार्रवाई होगी और सरकार कार्रवाई कर भी रही है। लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है आपकी पुलिस की? ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक पक्षीय कार्रवाई कहीं भी नहीं हो रही है। जहाँ पे जांच किया जा रहा है, जो गलत पाए जा रहे हैं, जो भी हो, या वो सरकार के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, कोई भी लोग हो, तो उस पर कार्रवाई हो रही है, सरकार कर रही है। ऐसा दोबारा झारखंड हाई कोर्ट ने रघुवर सरकार के 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने पंकज यादव की याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में आगे कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। ये मामला वर्ष 2020 में पंकज यादव द्वारा दायर की गई याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने पूर्व मंत्रियों अमर कुमार बावरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुइस मरांडी और रणधीर सिंह पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाया था। याचिका में एसीबी से इन मंत्रियों के खिलाफ जांच की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जुलाई 2023 में कैबिनेट से इन 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच की स्वीकृति दी थी। इसके बाद एसीबी ने जांच की और पंकज यादव की शिकायत को सत्य पाया था। एसीबी ने इस मामले में पीई दर्ज कर पूर्व मंत्रियों के खिलाफ नोटिस भेजे थे। हालांकि झारखंड हाई कोर्ट के फैसले ने इन 5 पूर्व मंत्रियों को बड़ी राहत दी है, क्योंकि जनहित याचिका खारिज होने के बाद अब इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। लुइस मरांडी, जो वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक हैं, वे भी इस फैसले से राहत महसूस कर रही हैं। रघुवर दास सरकार में रहे पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, नीरा यादव, रणधीर सिंह एवं लुइस मरांडी की आय से अधिक संपत्ति के जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत याचिका को खारिज कर दिया है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोमवार को रांची के नामकुम स्थित खटाल और जोरार बस्ती के बीच हुए विवाद में मारे गए सोनू मुंडा के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मृतक के परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली और उन्हें सांत्वना दी। अर्जुन मुंडा ने घटना को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इस तरह की घटना होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय मिलने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में निष्पक्षता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही अर्जुन मुंडा ने जनजातीय समाज पर हाल के दिनों में हो रहे हमलों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं ये दर्शाती हैं कि सरकार और प्रशासन जनजातीय समाज के प्रति कितने गंभीर है। इस बीच मृतक सोनू मुंडा की पत्नी ने भी सरकार से न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मुलाकात के दौरान अर्जुन मुंडा के साथ स्थानीय लोग और परिजन भी उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी बातों को खुलकर रखा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कुंभ में जो घटना घटी है उस संदर्भ में उनके परिवार से मिलने के लिए आया और पूरी घटना की सूचना ली। जिस तरीके से प्रशासन के उपस्थिति में, यानी पुलिस प्रशासन उस समय वहाँ मौजूद थी और उसके उपस्थिति में इस तरह की घटना घटी, लोगों ने आक्रमण किया और सोनू मुंडा की मृत्यु हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन को इन सारे मसले पर निष्पक्षता के साथ ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो मृतक परिवार है उनको न्याय मिले।
हाल के दिनों में जनजातीय समाज पर हो रहे हमलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि सरकार और प्रशासन आदिवासियों की कितना हितैषी है। राजधानी के रेलवे स्टेशन के पास रमटोली मैकॉन फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। केंद्रीय सरना सिरोमटोली बचाव मोर्चा के बैनर तले सभी 28 एसटी विधायकों के अलावा रांची के विधायक और सांसदों की शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा रांची के विभिन्न क्षेत्रों से निकाली गई और परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक तक गई, जहां प्रतीकात्मक रूप से पुतलों का अंतिम संस्कार किया गया और आदिवासी समुदाय ने विलाप किया। शव यात्रा की अगुवाई अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष पवन तिर्की सहित अन्य लोगों ने की। सरना स्थल के समीप से फ्लाईओवर के रैंप को लेकर आदिवासी संगठनों का गुस्सा चरम पर था। अल्बर्ट एक्का चौक पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और 2 घंटे से अधिक समय के लिए चौराहे को वृत्ताकार घेरा बनाकर जाम रखा गया। इसके कारण सर्जना चौक, थड़पखना और चडरी के अलावा शहीद चौक से आने वाले हजारों वाहन जाम में फंस गए और वाहनों की लंबी कतार लग गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने वाहनों को डाइवर्ट रूट से भेजना शुरू किया। शव यात्रा में लोग बैनर पोस्टर लेकर आए थे और विरोध दर्ज कराते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पर पटाखे भी फोड़े गए। देर शाम तक अल्बर्ट एक्का चौक में हो हल्ला मचा रहा। आदिवासी संगठनों ने चेतावनी दी कि शव यात्रा के बाद भी राज्य सरकार सरना स्थल से रैंप नहीं हटाती है तो 21 मार्च की शाम 4:30 बजे रांची में मशाल जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। इसके साथ ही 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया जाएगा। जो कि कार्तिक बाबा का पहचान है, उसका संघर्ष से दिया हुआ पहचान है और उनका एक पोस्टर लगा गया है प्रोजेक्ट भवन। रोज से मैं सीएम आता जाता है, मंत्री आता जाता है, पोस्टर का तो स्वयं नहीं आता है। उसका भाई का दुर्गा सुरेन का उतना बड़ा स्टैचू लगा है, जमीन उतना एक्वायर किया है। हमारे कार्तिक बाबा को उतना भी हैसियत नहीं। हमारे एनी होरो जो झारखंड का गोरी कहे जाते थे, झारखंड कौम के कहे जाते थे, जिन्होंने झारखंड राज्य लड़के बृहद झारखंड का मार किया, लेकिन उसके पिता ने कहीं ना कहीं उसमें भी भंजाने का काम किया। तो जब बृहद झारखंड नहीं दे सके, कम से कम एक स्टैच्यू तो दीजिए हमारे महापुरुषों को। कम से कम बत्तीस जनजाति का संस्कृति, भाषा, सभ्यता स्कूलों में तो पढ़ाया जाए। तो बबुआ सरकार किस चीज का तुम हो? तुम बबुआ सरकार हो, तुम पप्पू सरकार हो, जो हमारे आदिवासी सोनू मुंडा को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। और एसपी यहाँ का बोलता है 10 फीट काट देंगे। कहाँ गया तेरा दिलेरी? कहाँ गया बबुआ सरकार का हिम्मत? मैं पूछना चाहता हूँ। वहीं सोमवार शाम आदित्यपुर में आए तेज आंधी और तूफान के कारण आरआईटी थाना क्षेत्र के इच्छापुर में एक मोबाइल फोन का टावर टूटकर गिर पड़ा, जिससे एक घर को काफी क्षति हुई। हालांकि इस घटना में घर में मौजूद लोग बाल बाल बच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास अचानक उठे तेज आंधी और तूफान के चलते इच्छापुर ग्वालापाड़ा में सेवानिवृत्त टाटा स्टील कर्मी बीएन प्रसाद के घर के सामने लगा मोबाइल फोन टावर टूटकर उनके घर के ऊपर गिर पड़ा, जिससे रेलिंग समेत बालकनी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि आंधी तूफान के वक्त बालकनी में कोई बैठा नहीं था, नहीं तो जानमाल का भी नुकसान हो सकता था। बीएन प्रसाद ने बताया कि आंधी से पहले उन्होंने अपनी कार को घर के अंदर गैरेज में रख दिया था, नहीं तो वो भी क्षतिग्रस्त हो जाता। जानकारी के मुताबिक ये मोबाइल फोन का टावर एक खाली प्लॉट में लगाया गया था और तेज आंधी के कारण ये टावर गिरकर टूट पड़ा। घटना से आसपास के लोग भी घबराए हुए हैं और इस प्रकार के हादसों से बचने के लिए सुरक्षा उपायों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता जताई जा रही है। आंधी शाम को 5, 5:15 बजे
और एक पे एक जो है टावर जो है गिर गया। छत पर मेरा नहीं है, ज़मीन आगे घर के आगे में ज़मीन है, उसी ज़मीन में लगा हुआ एक टावर है। टावर सामने है, मेरा घर से 50 मीटर दूर है। का यहाँ सामने है पीछे में ये खान करके एक है, रोड नंबर 5 आदिपुर 2 में है। नाम पूरा मालूम नहीं है, उन्हीं वही लगवाए थे टावर। बहुत दिन पहले का शायद सुने तो हैं कि निकम का है, लेकिन क्या है हम पूरा नहीं बता सकते। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य सरकार की नीतियों और प्रशासनिक विफलताओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर स्थित गीत लिप्पी गांव में 4 मासूम बच्चों की हुई दर्दनाक मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोमवार को सरायकेला जिले के कांड्रा में मीडिया से बातचीत करते हुए चंपई सोरेन ने इस घटना को बेहद हृदय विदारक बताया और कहा कि ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि झारखंड के 24 वर्षों के सफर के बाद भी आदिवासी समुदाय इस तरह की त्रासदियों का सामना कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने आबू आवास योजना को बढ़ावा देने की कोशिश की थी ताकि आदिवासी परिवारों को बेहतर आवास मुहैया कराया जा सके, लेकिन उन्हें केवल 5 महीने का कार्यकाल मिला, जिससे वे इस योजना को पूरी तरह लागू नहीं कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस योजना का लाभ उस परिवार को मिलता है तो शायद उन 4 मासूम बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। चंपई सोरेन ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भी कोल्हान क्षेत्र के आदिवासी सुरक्षित नहीं हैं और प्रशासन की नीतियां उन तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पा रही हैं। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह आदिवासी समुदाय की भलाई के लिए ठोस कदम उठाएं और ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए आवश्यक उपायों को लागू करें। लेकिन 4.5 साल से भी फिर 5 साल कंटिन्यू वही सरकार है, लेकिन अब वो आवाज़ यदि इस परिवार को मिल जाता तो आज उस घर में आदिवासी परिवार जो रहते हैं आज वहाँ जल गया और के गो बच्चा वहाँ पर जल के 4 बच्चा। इससे झारखंड में इससे इतना ज़्यादा तकलीफ आज हमको लगा, क्या हम लोग आज तक काम किया है। एक आदिवासी उसका घर को हम लोग बदल नहीं सका है, और वो भी कोल्हान का धरती में। इतना दूर माने आज भी आदिवासी इस धरती में जो आज जन्म लिया है उस परिवार इस तरह से झेल रहा है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका गांगाडी में श्री श्री अष्टम प्रहर हरिराम संकीर्तन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर गांव के समाज सेवी लक्खी चंद कुंडू, काशीनाथ कुंडू और अशोक कुंडू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके योगदान को याद किया गया। हरिराम संकीर्तन का शुभारंभ मुख्य अतिथि दुलाल मुखर्जी द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान महान साहित्यकार सुनील कुमार डे भी उपस्थित थे। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि झारखंड से होते हुए चैतन्य महाप्रभु एक समय ओडिशा गए थे, जिसके कारण इन क्षेत्रों में हरिनाम संकीर्तन का बहुत प्रचलन है। उन्होंने कहा कि हरिनाम संकीर्तन का आयोजन विश्व शांति, लोक कल्याण और गाँव की शांति के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि कलयुग के इस दौर में हरिनाम का महत्व और भी बढ़ गया है। ये मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है और इसके माध्यम से व्यक्ति अपने कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण में भी योगदान दे सकता है। उन्होंने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि वे हरिनाम में रम कर जीवन को सुखमय बनाएं और समाज के कल्याण में योगदान करें। हरिनाम संकीर्तन इस कॉलेज का मुक्ति लाभ का सबसे सहज उपाय है। और हमारे जो झारखंड है, ये झारखंड जो है, इस झारखंड के रास्ता पर चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा गए थे, इसलिए झारखंड
आपको जो चैतन्य चरितामृत में झारखंड का उल्लेख है, तो इस रास्ता पर गए थे, इसीलिए पूरा झारखंड जो है अब हरिनाम का प्रभाव है। आज गांव-गांव में हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। खास करके हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला में ऐसा कोई ग्राम नहीं है जहां पर हरिनाम संकीर्तन नहीं होता है। विगत 9 वर्षों से हरिनाम संकीर्तन का आयोजन हो रहा है और हमारे स्वर्गीय लक्कीचरण कुंडू इस हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ किया था और मैंने इन लोग को प्रेरित किया था। तो बच्चे लोग बहुत उत्साह के साथ हरिनाम संकीर्तन का आयोजन कर रहे हैं और हरिनाम का उद्देश्य है, इसमें अपना भी मंगल है, समाज का भी मंगल है और हरिनाम से हमारा शरीर मन शुद्ध होता है। इसलिए किसी भी अवस्था में हम लोग हरिनाम कर सकते हैं और हरिनाम करने का कोई उम्र नहीं है, कोई समय नहीं है। रुझान बढ़ रहा है, बहुत खुशी की बात है और सबको हरिनाम करना चाहिए और हम लोग इस हरिनाम के माध्यम से विश्व कल्याण कामना करते हैं। नमस्कार। वहीं चाईबासा के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी की ओर से सरायकेला जिले के सभी खान मजदूरों के लिए एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये कैंप सदर अस्पताल में आयोजित हुआ, जिसमें खान मजदूरों की सिलिकोसिस जांच सहित संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस हेल्थ चेकअप कैंप में विभिन्न प्रतिष्ठित चिकित्सक संस्थाओं के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने खान मजदूरों की जांच की। प्रमुख डॉक्टरों में सेल के डॉक्टर ए के अग्रवाल, यूसीआईएल के डॉक्टर एसडीएन शर्मा और आदित्यपुर ईएसआईसी अस्पताल के डॉक्टर रोशन फ्रांसिस हेम्ब्रम शामिल थे। इन डॉक्टरों की टीम ने मजदूरों के फेफड़ों की जांच की, साथ संबंधी समस्याएं, सिलिकोसिस रोग की पहचान और अन्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण किए। DCMS के क्षेत्रीय निदेशक राकेश मिश्रा ने बताया कि स्वास्थ्य जांच शिविर जिले के स्टोन माइंस में काम करने वाले मजदूरों के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का DGMS विभाग खान में कार्यरत मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समर्पित है। हमारा मुख्य उद्देश्य खान में काम करने वाले सभी मजदूरों के स्वास्थ्य की प्राथमिकता देना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य से यह हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया गया है। ये स्टोन माइंस सरायकेला में जो स्थित है, उसके वर्करों के सिलिकोसिस जांच के लिए विशेष जांच शिविर रखा गया है और भारत सरकार का ये DGMS डिपार्टमेंट खान में कार्यरत मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ही समर्पित है और उनका उद्देश्य ही खान में कार्यरत मजदूरों के स्वास्थ्य की प्राथमिकता देना है। इसी उद्देश्य से ये शिविर जांच शिविर रखा गया है और उसमें सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो भी खजाने आती हैं उसमें कार्यरत मजदूरों का स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा और ये DGMS चाईबासा क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित किया गया है। जमशेदपुर की जुगसलाई पुलिस द्वारा सेना के हवलदार सूरज राय को गिरफ्तार कर जेल भेजने का मामला तूल पकड़ चुका है। सोमवार को रिटायर्ड फौजियों ने DC ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन किया और बिना शर्त रिहाई की मांग की। इस मामले की जांच कोल्हान DIG कर रहे हैं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के बैनर तले पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। DC ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया और बताया कि SSP से बातचीत कर जल्द उचित कदम उठाए जाएंगे। इधर फौजी की गिरफ्तारी को लेकर विवाद बढ़ने के बाद कोल्हान DIG मनोज रतन चौधरी सोमवार को जुगसलाई थाना पहुंचे। उन्होंने SSP किशोर कौशल, सिटी SP कुमार शिवाशीष और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में मामले की जांच की। DIG ने थाना प्रभारी ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों और गश्ती दल से पूछताछ की। उन्होंने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से जानकारी ली। सक्रियता देखी जा रही है नक्सलियों। देखिए, जो जिस चीज़ को आप सक्रियता बोल रहे हैं वो सक्रियता नहीं है, ये पुलिस की सक्रियता है, जिसके चलते लगातार हम लोग नक्सलियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
आपको याद होगा कि पिछले वर्ष हम लोगों ने करीब 15 नक्सलियों को सरेंडर करवाया था। उसके बाद 2 एनकाउंटर्स हुए हैं, उसमें 2 नक्सली मारे जा चुके हैं। कई हथियार, कई आईडीज अब तक हम लोग रिकवर कर चुके हैं। लगातार पुलिस के अभियान चल रहे हैं और हम लोग लगातार जितने भी आगे पहले इनएक्सेसिबल कहे जाने वाले एरिया है वहाँ तक हम लोग अभी पहुँच रहे हैं। वहाँ हमारे सीआरपीएफ के और पुलिस के कैंप्स लग रहे हैं। तो ये सक्रियता पुलिस की है और पुलिस जब सक्रिय हो जाती है तो ये अचीवमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए। जब भी आईडीज मिलते हैं या इस तरह के जो आपको घटनाएं मिलती है, बिकॉज फोर्सेस जंगल में निकल रही है, कई सारे प्रेशर आईडीज लगे हैं। एक आध 2 बार ऐसे भी हो जाता है कि किसी का पैर पट जाता है। कई बार हुआ है कि सिविलियन कैजुअलिटीज हुई है। कई बार गाय और भैंसें भी चढ़ने जाती है और वो आईडी के ऊपर में पैर अगर उनका पट जाता है तो उठ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है। लगातार हम उस एरिया को नक्सल मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द न सिर्फ चाईबासा और पश्चिमी सिंहभूम को लेकिन पूरे झारखंड को ही हम लोग नक्सल मुक्त कराने में सफल हो गए। क्या स्थानीय है या फिर दूसरे प्रदेश के? देखिए, अभी नक्सलियों का हम लोगों ने सबका प्रोफाइल बनाया हुआ है। कुछ लोग बाहर से भी है, कुछ लोग स्थानीय भी है। बिना स्थानीय सपोर्ट के इतना बड़ा दस्ता वहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर सकता है। तो निश्चित रूप से स्थानीय लोग भी है और कुछ बाहर के लोग भी हैं जो दस्ते के साथ में हमेशा रहते हैं। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।